दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज ये अभी तक हम लोग जो नेट के पेपर्स सॉल्व करे थे, काफ़ी कुछ हो चुके हैं। कुछ एक दो ही पेपर्स बचे हैं, हम लोग उसको भी कर लेंगे जो है। लेकिन आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अभी 2 अक्टूबर में ही हुआ है। उसका पेपर नंबर 1 है। हाँ, आई थिंक 1 होगा या 2 है ना। 3 पेपर्स होते हैं उसमें, तो एक जीके का तो अलग है और बाकी 2 पेपर्स जो हैं सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, एक पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, 75 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, तो ये पेपर काफ़ी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस मैं ये कहूँगी कि इजी भी है। ये जो पेपर आज करेंगे बहुत इजी है, लेकिन एक स्मार्टनेस आपकी, मतलब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर आप इसको कह सकते हो कि ऐसा ज़्यादा रट्टू मार वाली चीज़, जो रट लेते हैं, रट के बैठ जाते हैं, वो वाली चीज़ें इसमें क्लियर नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर स्मार्टनेस है, जिनने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो ये आपको पता है, इसके आंसर्स आज बताने वाले अपन डिस्कस करेंगे 150 क्वेश्चन के। तो ये आरपीएससी की मैंने जैसे कि टाइटल में डाल रखा है आंसर की, तो भाई मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आंसर की दूंगी, वो तो आरपीएससी देगा, फिर आप देख लेना। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा आंसर की वाला वीडियो ये डालने का उद्देश्य ये रहता है कि जिनका हो गया ठीक है, वो लोग तो अपने आंसर्स देख लेंगे, आगे क्लियर कर देंगे, हो जाएगा उनका। करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर है। लेकिन जिनकी अब आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, अदर स्टेट की एग्ज़ाम्स हैं, नेट जेआरएफ है जो कि वो तो हर मतलब 6 महीने में रहती है, तो वो लोग तैयारी करें उस हिसाब से, उनको कोई नए क्वेश्चंस मिले। तो हम इन 150 क्वेश्चन के मदद से कुछ पढ़ाई करेंगे आज, जिससे कि सबका ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। ओके, अगर कुछ गलत हो तो माफ़ करना, लेकिन चलो शुरू करते हैं। भूर सिंह शेखावत, उनकी प्रमुख शैली क्या है? ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का पेपर है, इसलिए राजस्थान आर्टिस्ट उसके सिलेबस में भी थे स्पेशली, इसलिए उनके क्वेश्चंस अभी थोड़े से ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। बट स्टिल हम लोगों को एक नॉलेज मिल जाएगा, तो इसलिए हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। भूर सिंह शेखावत जो हैं, वो उन्हें कौन सी शैली में काम किया? ठीक है, तो शैली मतलब ज़रूरी वो उनके कार्य में किस चीज़ का प्रभाव था? तो प्रतीकवादी था, घनवादी था, परंपरागत था, या यथार्थवादी था? तो राजस्थान के आर्टिस्ट भूर सिंह शेखावत जी, जो कि हम कृपाल सिंह शेखावत को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके गुरु भी माने जाते हैं ना। तो वो जो हैं, उन्होंने यथार्थवादी शैली में कार्य किया था। ये राजस्थान के प्रथम ऐसे कलाकार हैं जिनने यथार्थवादी शैली में कार्य किया था। ठीक है, तो ये आप उनका देखें, उनके पोर्ट्रेचर्स देखें, उनका जो अपना कॉम्पोजिशंस देखें, उनने यथार्थवादी शैली में कार्य किया था। ठीक है, आगे देखें परमानंद चोयल, इनको भी, जिनको भैंसों का चित्रकार कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। उनका जन्म किस वर्ष हुआ, कहाँ हुआ? तो वो जो है, देखो है, चारों चीज़ें राजस्थान की दे दी, लेकिन ये 1924 कोटा में इनका जन्म हुआ था। परमानंद चोयल, जिनको भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। राजस्थान के कलाकारों में और कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी, डोंट टेक इट अदरवाइज, पर उनका सबसे सारी चीज़ें, उनका जन्म प्लेस, उनका वर्क प्लेस, ये याद रखें। पेंटिंग्स का इतना नाम नहीं है जो हम मतलब आ जाए क्वेश्चंस, आप अगर हम नेशनल लेवल की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो। और उनका जो टाइटल्स हैं, जैसे भैंसों का चितेरा है ना, ये अभी हमने देखा, तो ये गाँव के चितेरे, ऐसे करके उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। और भी आएंगे आगे कलाकार इसी क्वेश्चन में, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखिए। राजस्थान ललित कला अकेडमी ने भवानी चरण गुई, ये भी राजस्थान के एक मशहूर कलाकार हैं, उनकी कला यात्रा पर एक लघु चलचित्र बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसका निर्माण किस वर्ष किया था? तो उसका निर्माण 1995 में हुआ था, राजस्थान ललित कला अकेडमी द्वारा। देवकी नंदन शर्मा, ये एक और आए, पक्षी चितेरा कहते हैं इनको, राजस्थान के पक्षी चितेरा है ना, पक्षी, जैसे कि उस्ताद मंसूर को हम बोलते हैं, वैसे ही उन पक्षी चित्रण करने में देवकी नंदन शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। सेकेंडली, एक और चीज़ क्या हाथ है उनकी, तो बनस्थली विद्यापीठ में आप जानते हैं कि एवरी समर जो एक कैंप लगता है, जो कि स्पेशली फ्रेस्कोज म्यूरल के लिए होते हैं, है ना, तो वो जो
उसका शुरुआत अभी तक होता है, वो अभी भी हम लोग जाएं उसे एडमिट लेके वहाँ पे रहते हैं, वो खूब काम होता है। उसका शुरुआत देवकीनंदन शर्मा जी ने वनस्थली विद्यापीठ में किया था। तो उनका शुरुआत किस ईयर किया था ये पूछ रहे हैं, तो किस ईयर किया था, तो ये 1953 में इनने इसका शुरुआत किया था। चलिए आगे देखें। चित्रकार सुरेश शर्मा राजस्थान के, ये भी एक महान कलाकार हैं जिनने ग्राफिक्स स्टार्ट किया था, आई गेस, है ना, ग्राफिक्स वहाँ पे स्टार्ट करने वाले, उस तकनीक को लेने वाले कलाकार। ये किस ज़िले के थे, तो ये भी जहाँ के परमानंद सोहेल जी, अभी हमने बात की कोटा ज़िले के, राजस्थान कोटा में उनका जन्म हुआ था। अल्टामीरा गुफा का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? ठीक है, तो देखो अल्टामीरा को जो है हम दो तरह से बात करते हैं। उनने जो हम उनका बोलते हैं, जैसे कि 1879 में इसका एक्टिवेशन हुआ था, लेकिन उसके पहले जो है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, सी से नाम होता है, उनने देखा था। तो वो एक लोकल मैन थे। और उसके बाद जो हम मारिया सावटोला की बात करते हैं, है ना, वो एक फार्मर की बेटी थी। तो मतलब अगर फार्मर भी होता है इसमें, तो हम उनको भी शायद कंसिडर कर सकते थे, वुड कटर। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि लोकल यात्री भी नहीं दे रखा है और फार्मर भी नहीं दे रखा है ना। तो दोनों चीज़ों में या तो ये एक यात्री हो सकता है या वुड कटर। अब वो आरपीएससी उसको क्या सही मानेगा ये मैं नहीं कह सकती। तो या तो वुड कटर हो सकता है या तो ट्रैवलर हो सकता है। ठीक है, वो जिन्हें सबसे पहले देखा था, सी से नाम है, कॉम्ब्रिलिस ऐसा कुछ नाम है। तो उनने जो देखा था वो तो एक लोकल यात्री थे, वो तो मतलब वहीं रहने वाले। तो अपन उसको, अब मैं नहीं समझ सकती कि क्या सही मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर वही भूर सिंह शेखावत जी आ गए। 52 वर्ष की उम्र में किस वर्ष पर लोग सुधारे? ठीक है, तो 52 वर्ष जिए वो, ये उनने पहले ही बता दिया। पेपर का भी एक लेवल देखिए कि अगर आपको उनका बर्थ ईयर याद है तो आप बहुत इजीली उनका डेथ ईयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 52 वर्ष की उम्र में, तो 1914 का जन्म है इनका, भूर सिंह शेखावत जी का। तो उनका जो डेथ एज है तो वो आप सब इजीली बता देंगे। 52 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? 1966। ये उनका जन्म है, डेथ एज है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन अच्छा है? क्योंकि ये राजस्थान वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है कलाकार, और यूपी वालों के लिए भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जन्म यूपी में हुआ है, शिक्षा जो यूपी में हुई, लेकिन उनका जो वर्क प्लेस है वो अजमेर राजस्थान का है। तो ये इनका जो जन्म याद रखें, जैसे जिनको नहीं तो वो जयपुर अजमेर में शायद कंफ्यूज हो जाए। इनका जो जन्म है वो मथुरा जिले में हुआ था। प्रसिद्ध लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं ये, है ना। चलो आगे देखिए। राजस्थान ललित कला अकेडमी ने राम जायसवाल जी को कलाविद से, मोस्टली ये सब कलाविद से पुरस्कृत हैं, है ना, मोस्टली आर्टिस्ट राजस्थान के। तो इनको कब दिया था? तो देखिए इनका ना एक्चुअली किताबों में 1997 लिखा हुआ है, लेकिन अब 1998 को मानेंगे सही कि 1996 को, इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ। देख लेंगे एक दो बुक्स और, मैंने तो एक आधी बुक में जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें तो 1997 लिखा हुआ है। देखते हैं बाकी क्या है। नेट पे मैंने नहीं देखा। ठीक है, किताबों में और कॉपी में देखा तो 1997 है। तो देखते हैं क्या सही रहेगा। चलो बहुत अच्छा। प्राचीन मिस्र के शासनकार है, वेस्टर्न आर्ट तो इसमें बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। उससे संबंधित बताओ किंग को क्या कहा जाता था? तो फरोह कहते थे, कोई डिस्कशन ही नहीं है इसमें। अल्टामीरा की छत में चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक नहीं बालिका थी, कौन थी? मारिया सावटोला, इन्हें देखा था। हेलेन और सिस्किया किसी की वाइफ हैं, याद रखें थोड़ा सा दिमाग में, कौन है? फ्रांसो कैंटेब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा, देखिए सब फ्रांसो कैंटेब्रियन क्षेत्र में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र मतलब एक श्रेष्ठ गुफा, बेस्ट गुफा किसको माना जाता है? कि लेस्कॉक्स को माना जाता है। लेस्कॉक्स को माना जाता है कि उसमें नंबर ऑफ पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से बने हुआ, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से अंत्योष्टि कला, आर्ट ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी, किसको कहा जाता है? चीनी, मिश्र, भारतीय। तो मिश्र की कला, जिसको हम मानते हैं आर्ट ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी।
भित्ति पर छोटे छोटे कांच या पत्थर के टुकड़े से आकृति चित्रण करने की तकनीक। कोई भी भित्ति है उसको छोटे छोटे कांच और टुकड़ों से चिपका के उसको पूरा कंपोज करने की टेक्निक मणिकुट्टिम, जिसको हम कहते हैं मोजाइक कहा जाता है। छोटे छोटे कांच को टजारे कहते हैं। उत्तर फ्रांस की कला के लिए गोथिक वर्ड जो हम जानते हैं, है ना, 11वीं-12वीं शताब्दी की कला, उसका प्रयोग फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो वसारी ने किया था। इटालियन महान राइटर, मतलब इतिहासकार, कला इतिहासकार वसारी, जिनने सबके बारे में लिखा है, वो उनने किया था। डिस्कस थ्रोअर, डिस्को बोलस भी बोलते हैं जिसको, उसका मूर्तिकार कौन है? तो ये मायरन है। ब्रॉन्ज से बनाया गया था डिस्कस थ्रोअर। उसके बाद फिर रोमन प्रतिलिपियाँ बनती गई, मार्बल से भी बनी है, लेकिन ओरिजिनल जो है ब्रॉन्ज से था। पहली बार ईसाई चित्र कहाँ भूमध्य समाधियों की दीवारों पर देखा गया? ईसाई चित्र जो है, क्रिश्चियन पेंटिंग है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कहाँ पे? तो हम सबसे पहले शुरुआत पेंटिंग्स की एंशिएंट क्रिश्चियन आर्ट में हम जो देखे थे उस समय हुई थी, और वो वाली प्लेस इन चारों में क्या थी? रोम के जो है वहाँ पे समाधियों में, सॉरी, एंशिएंट क्रिश्चियन आर्ट से भी पहले जब हम पैला की जगह देखेंगे, है ना, रोम की ही पैला में मोजाइक्स भी मिले हैं, और है ना, और जैसे राजाओं के वो ऑगस्टाइन, इनके म्यूरल्स मिले हैं। तो उसके बाद मतलब यहीं पे शुरुआत हो गई थी, समाधियों की दीवार पर भी वहीं पे हो गई थी। प्रारंभिक ईसाई कला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे हम लोग क्विज करते थे उसमें बहुत बार बताया गया था, ठीक है, देखा तो मुझे भी लगा, बहुत बार बताया था हमने ये कि अर्ली क्रिश्चियन आर्ट किसके लिए जानी जाती है? तो अर्ली क्रिश्चियन आर्ट भूवर्ग समाधियों, कैटाकॉम्स के लिए जानी जाती है। कि कैटाकॉम्स के लिए क्यों जानी जाती है? क्योंकि उसकी जो है उसमें चित्रण हुआ करता था, है ना, सैक्रोफेगस जो होती हैं उसमें चित्रण हुआ करता था, उसमें वो लोग पोर्ट्रेट्स तक बनाते थे, है ना, रोमन स्टाइल में। तो ये सब चीज़ें उस हिसाब से, और अलग अलग मैंने बताया है कि इसकी अर्ली क्रिश्चियन आर्ट की वीडियो में भी कि किस तरह की कैटाकॉम्स रहती थी, अलग अलग टाइप्स की, कैसे वो एक दीवार में 4-4 ऐसे रैक टाइप से भी उस समय का कल्चर था, प्रिजर्व करते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ आ गई अपनी। अब आते हैं सिस्टाइन चैपल की छत जो है वो किस दिन? सेंट पीटर बेसिलिका रोम में है, जिसकी चित्रण माइकल एंजेलो द्वारा किया गया है। चित्रसूत्र किसका पाठ है? तो चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का पाठ है, मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक बहुत बड़ी ग्रंथ है, और उसके अंश में जो हम बोलते हैं तीसरा अध्याय, तीसरे नंबर पार्ट में, और उसमें कुल 9 अध्याय हैं, जैसे कि बोलते हैं कुछ 35 से 43 नंबर वाले टेक्स्ट में आपको चित्रसूत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। गोथिक स्टाइल, गोथिक कला कौन सी कला के बारे में जानते हैं? कि उस समय भैया बड़े बड़े कैथेड्रल्स बने हैं, है ना, जो बेसिलिकास हम बोलेंगे रोम के समय थी, उसके बाद बड़े बड़े कैथेड्रल, जिनको हम बड़े चर्चों के बारे में भी जानते हो, बेल्फ्री बनी है, ये सब ईसाई कला उस समय जो क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही थी उसके लिए बना है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि गोथिक कला देखो, है ना, बहुत सुंदर विंडोज़ बनी हैं, है ना, अच्छे एप्स वाले दरवाजे बने, ये सब चीज़ें जो है, बड़ी बड़ी विंडोज़, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? आर्किटेक्चर के अंदर आती है, वास्तुकला। तो गोथिक कला जो है मूलतः वास्तु की कला थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती है? ठीक है, तो देखो दो तरह से इसको भी बात कर सकते हैं। कैसे? अब वो आरपीएससी कैसे ही मानेगा, आई डोंट नो, लेकिन हम एक बात कहें तो ग्रीक कला में आप सब जानते हैं, ग्रीक में पिलर्स बने हैं, मोस्टली जगह दीवारों की जगह भी पिलर्स बने हैं, ठीक है। तो उससे भी मान सकते हैं कि भाई दीवार कम बनी है, लेकिन ग्रीक में जहाँ दीवार बनी है वहाँ बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है। लेकिन हम किताबों का पढ़े तो किताबों में ऐसी चीज़ लिखी हुई है, जो वेस्टर्न हम जो पढ़ते हैं, कि गोथिक कला में दीवारें कम यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बड़ी बड़ी विंडोज़ का ट्रेंड था, तो दीवारें बनाना उनके लिए बहुत कम हो गया था, उनने दीवारों की जगह बड़ी बड़ी विंडोज़ बना दी थी, ठीक है। तो ये एक पीछे की कहानी है, पर अगर कहीं ग्रीक कला को भी ले लें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है, लेट्स सी कौन सा सही आंसर होता है। लेकिन बुक में ऐसा लिखा है, मतलब हमने पढ़ा भी है कि क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज़ बनती थी, ऐसा दिया, इसलिए यहाँ पे दीवारें कम पाई जाती है। चलो आगे देखें। फिर आगे ये रंगीन कांच की विशेष कला, स्टेन ग्लास विंडो किस रूप से? बहुत कॉमन क्वेश्चन, 10 बार पूछ लिया। गोथिक में स्टेन ग्लास विंडो रहती थी।
आचार्य वामन का फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। कौन सा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन अस्तित्व है? सबको पता है, भारत, जापान, चीन, भारत। चित्रलक्षण चित्रलक्षण जो है, सॉरी चित्रसूत्र थी वो, किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत, वामन। तो चित्रलक्षण जो है नग्नजीत द्वारा, चित्रलक्षण श्री कुमार द्वारा भी अपने ग्रंथ जो है शिल्प रत्न उसमें लिखा गया है, ठीक है। लेकिन वो उनका तो है ही नहीं नाम श्री कुमार का, तो आप नग्नजीत को ही वही फेमस उन्हीं से करें। भाईजीत राजा जो थे उनका नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नागा साधुओं, नागा आत्माओं को हरा दिया था उन्हें और उस पर उन्हें जीत प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको नग्नजीत कह दिया था। तो उन्हें, क्योंकि नेक्ड स्पिरिट्स, नग्न आत्माओं को हराने के कारण उनका नाम नग्नजीत पड़ गया था। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? संपूर्ण बौद्ध। तो देखो इसमें भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य में इन सब में से ये वाला ग्रंथ ही है, लेकिन इसमें सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात की गई है कि नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक है। तो अगर सौंदर्य शास्त्र, दूसरा चित्रसूत्र के बारे में बात करें तो वो उसमें तो नियम है चित्रकला के, पंचतंत्र में हो नहीं सकता, है ना। कामसूत्र में भी जो सौंदर्य की कुछ बहुत बात अगर की भी गई हो तो वो बौद्ध ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ललित विस्तार होना चाहिए क्योंकि बात आपने यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर की करी है। चलिए, किसने कहा है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? बहुत कॉमन, हीगल ने। प्लास्टिक आर्ट इनमें से कौन सा है? तो मूर्तिकला, स्कल्पचर। म्यूरल पेंटिंग किस में होती है? म्यूरल पेंटिंग वॉल में होती है भाई। आर्ट शब्द, कला शब्द सर्वप्रथम हर बुक किताब के सबसे पहले, कला की हर किताब के सबसे पहले पन्ने पे लिखा रहता है कि कला शब्द ऋग्वेद से आई है। आर्ट को बेसिकली कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। चारू करू बोलो, फाइन आर्ट, यूजफुल आर्ट बोलो, 2 भाग। फाइन आर्ट जो है, जिसको आप ललित कला बोलते हैं, उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, म्यूजिक एंड ड्रामा, सॉरी। द वॉल पेंटिंग कहाँ गया? भित्ति चित्रण की तकनीक जिसे गीला प्लास्टर वाली, फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेको, ये होता है। पर इसको तो कंफ्यूज करने की भी कोई बात नहीं है क्योंकि फ्रेस्को सेको है ही नहीं ऑप्शन में, तो फ्रेस्को ब्यूनो गीले वाली। वॉल पेंटिंग्स की जो टेक्निक है भित्ति चित्रण की, कौन सी 2 टेक्निक है? फ्रेस्को सेको और ब्यूनो। सेको जहाँ प्लास्टर सूखा होता है, ब्यूनो जहाँ प्लास्टर गीला होता है। चित्रसूत्र बना, देखो सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया है ना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का पार्ट है, सेम क्वेश्चन को 2 बार कर दिया। इस जगह एक और क्वेश्चन दे देते, हम लोग को क्वेश्चन ही मिल जाता पढ़ने को। चित्रसूत्र में कितने चैप्टर्स हैं? अभी बताया 9 चैप्टर। एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वित को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी चीज़ को बनाना है, उसमें जब हम मैकेनिकल स्किल्स लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो उस चीज़ की टेक्निक होती है। कोई भी हो, चाहे स्कल्पचर बना रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, कोई भवन निर्माण कर रहे हो, उसकी तकनीक को हम कहते हैं, उसकी यांत्रिक चीज़ें। आँखों का कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है? रंगों को अनुभव, चाहे वो आप रोड्स बोलें या कोन्स बोलें, है ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट देखें या कलर्स देखें, कौन सी चीज़ होती है? तो रोड्स एंड कोन्स जो कि रेटिना पे होता है, अक्षपटल बोलते हैं, वो अनुभव करता है कलर्स को, वो डिसाइड करता है कि वो ब्लैक एंड वाइट है कि वो कलर्स है, तो रेटिना। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा लाइट रखता है? येलो। कोई से भी कलर्स में वैक्स मिलाओ, मोम मिलाओ, तो क्या टेक्निक हो जाती है? एनकॉस्टिक। एक चित्र में क्षितिज रेखा क्या दर्शाती है? ये हॉरिजॉन्टल रेखा पीस, शांति। कला के प्रभाव का तात्पर्य है, कला का प्रभाव, ये भी थोड़ा सा एक वो दे दिया, देखते हैं। चित्र में किसी भी संयोजन में कोई भी कंपोजिशन हो, उसमें आँखों का अबाध गति से विचरण, मतलब आई में ट्रेवल फ्रीली इन एनी अरेंजमेंट ऑफ पेंटिंग, मतलब पूरी पेंटिंग में कहीं भी आँखों का विचरण वो उसका रिदम होता है। दूसरी चीज़, आई में ट्रेवल इन एनी कनेक्टेड पाथ,
तीसरी चीज़, आई में स्टे इन एनी, कोई भी चीज़ पे अटक के रह जाए, है ना। इंग्लिश में बताने लग गई कि देखो हम चित्र को देख रहे हैं, आँख एक चीज़ से शुरू होके और एक कनेक्टेड पाथ को फॉलो करे, ये सेकंड वाला बोल रहा है। फर्स्ट वाला ये बोल रहा है कि आँख कहीं भी जा रहा है, मतलब हमारी इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, कहीं भी बस चल रहा है। और थर्ड वाली बोल रही है कि कहीं भी एक जगह पे आंख अटक के रह गई, है ना। कोई भी एक कनेक्टेड पाथ है, किसी भी संबंधित पथ पर रुक जाना, लेकिन वो रुक गई है। तो देखो रुकने में तो रिदम होगा नहीं, लेकिन रिदम ये बोलता है, कोई भी पेंटिंग का रिदम, ये मेरे अनुसार है ना, जितना मैंने पढ़ा है, अगर गलत हो तो क्या पता, लेकिन रिदम ये बोलता है कि आप कोई भी पेंटिंग देख रहे हो तो अगर उसमें प्रवाह है, प्रवाह मतलब वो एक जगह से शुरू होके और दूसरी जगह पे ख़त्म होगी, एक कोई कनेक्टेड पाथ बना देना ताकि देखने वाला भी उसी पाथ से गुजरे। तो वो वाली चीज़ सेकंड वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। बाकी थोड़ा सा इन चीज़ों में हो जाता है, क्या सही माने देखते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर 3 प्रकार के होते हैं भाई। टेक्सचर कितनी प्रकार, एक मिनट क्या हो रहा है, टेक्सचर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल होता है एक, तो एक आर्टिफिशियल होता है और एक क्रिएटेड होता है जो हम क्रिएट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के। प्रपोर्शन, ये भी आ गया। प्रमाण को अन्य रूप से भी जाना जाता है। प्रमाण जो है, प्रपोर्शन जो है, उसको क्या, देखो प्रपोर्शन मतलब संबद्धता का सिद्धांत बोले तो रिलेशनशिप का। कैसे रिलेशनशिप का? कि जैसे फेस के अकॉर्डिंग हाथ कितना बड़ा है, यही तो प्रपोर्शन होता है। आज हम पेंटिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जैसे आँख, एक पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आँख है, तो आँख के अकॉर्डिंग नोज़ कितनी बड़ी है, 1/3 होगी। ये क्या है? ये आपस में इनका संबद्धता है, इनका रिलेशनशिप है और उसका ही लॉ है ये। तो यही होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ स्केचिंग। अगर यहाँ ड्राइंग होता तो हम समझ सकते हैं कि ये मतलब स्केचिंग इज़ फ्री। स्केचिंग आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रपोर्शन की अनुपेक्षा मतलब नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। स्केच आप फ्री करते हो, देख रहे हो आँखों से, आप उसका प्रपोर्शन को बैलेंस कर रहे हो, नो डाउट। लेकिन अगर कोई विदाउट प्रपोर्शन भी कोई स्केच होगा ना, तो उसको भी आप स्केच कहोगे। तो स्केचिंग का मेरे हिसाब से कोई सिद्धांत नहीं होता। ड्राइंग होता तो उसका सिद्धांत होता। अभी इंग्लिश में जा रही हूँ, अगर हिंदी में हो सकता है ये हो तो नहीं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉ ऑफ रिलेशनशिप ही है ना। संबद्धता जो है किसी भी ड्राइंग का, उसका सिद्धांत। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम, काला सफ़ेद को क्या बोलते हो? तो एक्रोमेटिक। हिंदी में बोलो तो वर्णी शून्यता, वर्णी है ही नहीं। ब्लैक, मैंने पहले ही बताया, लाल और काला इज़ नॉट अ कलर, बाकी कलर है, तो आप उससे थोड़ा सा याद रख सकते हो। प्राइमरी कलर कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। हरा है ही नहीं तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। टेक्सचर, किसी भी चीज़ का पोत क्या है? उसके सरफेस का गुण, वो जहाँ पे धरातल है ना, उसका जो गुण है, कि मतलब जो कोई चीज़ है उसका धरातल है, जैसे कि वो प्लास्टिक है, वो कपड़ा है, ये यही टेक्सचर होता है। तो ये उसके धरातल का गुण है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफा भित्ति पे मिलते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, हमारे प्रदेश में है। पचमढ़ी गुफा की जो डिस्कवरी है उसका श्रेय किसको जाता है? तो D.H. गार्डन को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव श्रृंखला में स्थित है? मध्य प्रदेश फिर आ गया, तो ये कहाँ पे है भाई? पचमढ़ी में है। रायपुर हो नहीं सकता, ये यूपी में है, ये है ना, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में है। बताओ, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय, घोट घोट के पी गए हैं हम लोग, शिखर दृश्य। देखो है ना, आसान ही पेपर, ये वाला तो बहुत पेपर आसान लगा, अच्छा स्कोर होएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो ये होशंगाबाद भी है, मिर्ज़ापुर भी है, आजमगढ़ भी है, तो उक्त सभी। प्रागैतिहासिक मानव में बहुत कम रेखाओं से क्या व्यक्त किया है? देखो, एक बहुत कम रेखाओं से उनने क्या व्यक्त किया है? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवर की गतिविधि, विभिन्न आकृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इस मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए अनुभूतियों की, जो उन्हें अनुभूति हो रही है उसी को उन्हें कम रेखाओं से प्रदर्शित किया है। हमें नहीं पता वो आकृतियाँ हैं, हमें वही पता वो मनुष्य है, वो पशु है, लेकिन उनकी जो अनुभूति थी उसको उन्हें व्यक्त किया है, ठीक है। तो आकृति डिफरेंट फिगर्स जो है वो अलग मतलब
फिगर ऐसा नहीं होता ना, आज आपकी भाषा में फिगर एक प्रॉपर फिगर होता है, लेकिन वो उनने विभिन्न आकृतियाँ बतानी नहीं की थी, उनने तो उनके दिल पे जो भी थी, जो अच्छा बुरा, क्योंकि वो बोल नहीं सक रहे थे, इसलिए उनने जो उनको अनुभूति थी उसकी अभिव्यक्ति के लिए रेखाओं का यूज़ किया है ना। जानवरों की गतिविधियाँ भी ऐसा कोई वो नहीं है, तो यही होना चाहिए। 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे थे? तो वीएस वाकणकर जी ने। पचमढ़ी गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। 1910 में सिंघनपुर की खोज किसने करी? तो C.W. एंडरसन ने। 1903 में अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन 1917। ये दिया है इसलिए ताकि कंफ्यूज हो जाओ। मानव द्वारा घर बनाने की कला घर कब बनाने लगे? तो नवपाषाण युग में। सब प्री हिस्टोरिक में हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए क्या डिस्कस करूं इसमें। इंडस वैली की जो प्रथम खुदाई है वो कहाँ शुरू हुई थी, है ना। तो देखो खुदाई शुरू तो कहते हैं कि हड़प्पा में पहले हुई थी, लेकिन एक्सकेवेशन जो फाउंडिंग्स थी वो 1921 में हड़प्पा में पहले हुई थी। खुदाई मोहनजोदाड़ो में भी शुरू हुई थी, लेकिन हड़प्पा में एक्सकेवेशन ज़्यादा, तो मोहनजोदाड़ो तो है ही नहीं भाई, तो हड़प्पा ही होएगा। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग ली गई थी? तो कौन सी धातु थी इन सब में? कॉपर। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विषय, देखो प्रागैतिहासिक और सभ्यता ही कितना सारे क्वेश्चंस आ गए। आत्मसंतुष्टि एवं भावों की अभिव्यक्ति, दूसरों तक पहुंचाना, देखो यही वाली चीज़ पहले भी आ गई है ना, सही है। लेकिन अपनी सरल और प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, उक्त सभी। तो यह आंसर है उक्त सभी। पचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किसने किया था? तो इसमें देखेंगे, वैसे तो जॉर्डन होना चाहिए, पर हंटर भी आई थिंक हो सकता है शायद, है ना। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार बुक्स में से देख के ढंग से फिर कंफर्म करेंगे। घोड़मंगर की गुफाएं जो है, जो कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गेंडा, उसके आखेट के लिए फेमस है। कहाँ पे है? तो मिर्ज़ापुर यूपी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का क्या माध्यम है? कांस्य, ब्रॉन्ज। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्ति में दाढ़ी मूछ युक्त, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे शॉल, जिसमें बहुत अच्छे ऐसे ज्योमेट्रिकल ऐसी डिजाइन भी है, याद करो, 3 जैसी, लिए एक आवक्ष प्रतिमा, आवक्ष मतलब बस्ट, किस रूप में जानते हैं उसको? तो पुजारी की मूर्ति, प्रीस्ट की मूर्ति जानते हैं। बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 में किसने की थी? एफ फॉसेट ने। कॉनिंगम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा? तो 1878, पता है हमको। हड़प्पन लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? देखो हड़प्पन लिपि जो है उसको हम, मतलब देवनागरी ब्रेल हो नहीं सकता, हायरोग्राफिक्स उस लिपि को कहते हैं जो सिंबॉलिक फॉर्म में रहती है, ठीक है। और हड़प्पा में भी इस प्रकार की उसको मिल गई है, तो उसको आप हायरोग्राफिक्स सही करेंगे। अजंता की प्राचीन मठ में से एक है, ये गुफा मंदिर का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो वैसे तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लेकिन जलगांव से भी वो पास में, तो लेट्स सी क्या देते हैं वो। सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बघोरा नदी घूमती है, बघोरा नदी का बात कौन से मंडप पे स्थित है? अजंता। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो क्या है भाई? एक सुव्यवस्थित नगर योजना हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। जोगीमरा की गुफाएं रायगढ़ के पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो रायगढ़ की सरगुजा उसमें स्थित है। सीता बोंगरा गुफा जो कि जोगीमरा के पास में ही है, वो क्या किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो नाट्यशाला, थिएटर, एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती थी। बाघ गुफा के 3 नंबर मंदिर को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो हाथी खाना। रंग महल 4, 5 पाठशाला। बाग में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो 9। बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र गुफा क्रमांक 1 में है। उत्कृष्ट कृति जिसे समन्वय मरती हुई मरणासन राजकुमारी नाम से जाना जाता है, वो कौन सी गुफा में है? तो 16 नंबर गुफा में। चट्टानों को काट कर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर
मध्य प्रदेश के धार जिले के किस नदी के तट पे हैं? तो देखिए सामने ही दिख रहा है, बघिनी नदी के तट पे बोले जाते हैं, और नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ये, है ना। तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए नहीं हो क्योंकि एक उनने खुद ने जो ये पेपर बनाया ना, खुद ही ने इसका आंसर आगे दे दिया है। बताती हूँ। बाघ गुफा चित्रों में रेखा चित्र किसने बनाया? बाघ गुफा चित्र के किसने? असित कुमार हल्दर ने 1921 में। बघिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? भाई किसकी नदी है? अभी बताया, नर्मदा की। अजंता गुफा चित्रों में कौन सी गुफा में चित्र मौजूद है? 1, 2, 9, 10, 16, 17। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गुफा क्रमांक संख्या 2 में है? तो बोधिसत्व 1 में, ऋषि पूजा नहीं, मरनाथ संरचमनी, माया रानी स्वप्न में, है ना, ड्रीम। ये 16 में भी है ये चित्र और 2 में भी है। बाघ गुफा में चित्रों के अवशेष कौन सी गुफा में देखे जाते हैं? 4 और 5। बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तीनों, सब मानते हैं, संगम माना जाता है वो। तमिलनाडु के तंजौर के समीप पद्दुकोटा में कौन सी गुफा है? तंजौर पद्दुकोटा में सीतन वसल गुफा है। चट्टानों को काट कर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले गए, मतलब किस राज्य से हैं? तो कर्नाटक। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है? तो 4। कंफ्यूज करने के लिए इनने 2 या 3 भी नहीं दिया, जिससे कि कोई कंफ्यूज हो जाए, है ना, कि एक ही पहाड़ी पे कितने हैं। ठीक है, 9, 10, 6 तो है ही नहीं, गुफा ही 4 है। कौन सी नवा गुफा में चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो भाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नहीं पता है, छोड़ रही हूँ उसको मैं। पाल शैली के चित्र पोथी अधिकतर किस धर्म? देखो पाल शैली के चित्र है अज्ञान, प्रज्ञान, परमिता, ये सब जो हैं किस पे बने गए हैं भाई? ताड़पत्र के लिए स्पेशली से। धीमन बिट्टपाल नामक चित्र को पाल शैली का संस्थापक किसने कहा था? लामा तारानाथ जी, है ना, नहीं, जो एक तिब्बत इतिहासकार माने जाते हैं, उनने कहा था। सीतन वसल की गुफा में एक सुंदर कमल तालाब जो चित्रित है वो कहाँ पे है? छत पे चित्रित है, छत पे। पूर्वी भारत में पाल शैली, देखो ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया पूर्वी भारत, जबकि पाल शैली का उद्गम पूर्वी भारत में ही हुआ है ना, तो वो वहीं का सेंटर है। फालतू का कन्फ्यूजन है 9वीं शताब्दी में, कि कोई सोचें कि अरे यहाँ पूर्वी भारत में कब हुआ था, कोई नया नहीं है, वही है। पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित है? चित्र कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, देख लेना आप लोग। जैन मुनियों का सर्वप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र, ब्रैकेट में ही लिख दिया है 13वीं 14वीं शताब्दी, किस धरातल पर है? तो भाई कहाँ है भाई? कपड़ा, कागज पर है। 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी कागज का इन्वेंशन हो गया था, तो उसी पे बनाएंगे पेंटिंग ये लोग। चलो, पूर्वी भारत में किन राज्यों में पाल शैली हुई? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, नेपाल। पूर्वी भारत में वहीं हुआ है, वही सेंटर है। पूर्व मध्यकालीन अभ्रंश शैली का नाम अभ्रंश शैली किसने दिया? राय कृष्ण दास ने। अनेक विद्वान ने अभ्रंश शैली को और किस विविध नामों से? तो पाल शैली, पश्चिम भारतीय शैली, ठीक है, गुजरात शैली, जैन शैली, सही है। अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिकाओं की प्रेम श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र हैं? तो कौन सा? वसंत विलास। नायक नायिका की बात है ना, दुर्गा सप्तशती हो नहीं सकता, कल्पसूत्र हो नहीं सकता, बाल गोपाल सूदी, नाम से ही सब पता है आपको कि ये 3 हो ही नहीं सकते। रति रहस्य जो है वो काम शास्त्र पे है। राजस्थान का प्रथम ताड़पत्र चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, ओदन्युक्ति वृत्ति है ही नहीं। कागज पर चित्रित उत्तराध्यान सूत्र कहाँ सुरक्षित है? ये मुझे नहीं पता है, इसलिए छोड़ रही हूँ, देख लेंगे। कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है? तो ये सेठ आनंद जी, कल्याण जी, इनके पास है। व्यक्ति चित्र को किस शैली में बहुतायत, जो हमारा पोर्ट्रेचर्स हैं वो मुगल शैली में दिया गया। धार्मिक प्रतिबंध के कारण, जैसे जो धार्मिक इस्लाम के उसमें विरोध था कला का, तो उसके कारण जो मुगल कला है वो कौन सी कला बन के रह गई? दरबारी कला बन गई। मुगल शैली का जन्म किन 2 शैलियों के मिश्रण है? हम सब जानते हैं कौन सा? पर्शियन, इंडियन, फारसी और भारतीय। भारतीय, हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? दोनों साथ मिल के कहाँ कार्य करते थे? भारत भूमि पे।
मुगल शैली में ब्लैंक का अभाव है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि देखो शबीह तो उसने सबकी बनाए, ऊपर के दो तो हो नहीं सकते। तीसरा जो है बोले नारी शबीह से कंफ्यूज कर दिए, तो भाई पोर्ट्रेचर्स नारी शबीह मतलब मेनकाओं उनकी जो बेगमों हैं और मेनकाओं हैं उनके भी बने हैं, है ना, तो वो भी है। और युद्ध दृश्य भी कहते हैं कि कुछ कलाकार ने थोड़े थोड़े बनाए थे। नायक नायिकाओं और राग रागिनी इनका चित्रण बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, है ना, राजस्थान से डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ युद्ध चित्र भी हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर युद्ध चित्र होना चाहिए, ठीक है। नारी शबीह नहीं होगा क्योंकि पोर्ट्रेचर्स के लिए तो यार जाने जाते थे और बने हैं, है ना, वुमेंस के भी बने हैं, तो ये होना चाहिए। अब कभी नारी शबीह ले लें तो मैं नहीं कह सकती। चलो, अकबर खान की प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला 28-22 जो कागज़ पर संयोजित की गई है, तो इसमें भी वही लोगों ने करा होगा, हमजानामा लगाया होगा, लेकिन हमजानामा मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि वो कपड़े पे चित्रित है ना, और उसका साइज़ भी ये नहीं है मेरे हिसाब से, अगर गलत नहीं हो तो ये नहीं होगा। है क्या ये मुझे भी नहीं पता, है ना, देखूँगी। देखो, दीवाने हाफिज़ नहीं होगा, क्या है जो पेपर पे कंपोज हुआ था 28-22 पे, नेट पे सर्च करेंगे तो किताबों में तो नहीं मिला हुआ, नोट्स में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ज़्यादा, तो देख लेंगे। अभी थोड़ा सा क्या समय देख नहीं पा रही थी मैं, अभी ढंग से देखूंगी तो देख के बताएंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि, तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी मैं कि इसका आंसर क्या होगा। अकबर के शासनकाल में चित्रकार मीर सैयद अली, दासवंत, बसावन, मुकुल, जमाल। किस मुगल सम्राट के समय व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हुए? अकबर। किस शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग कहा गया? कितना इजी है ना, देखो, जहांगीर। और स्थापत्य कला, देखो चित्रकला का भी स्वर्ण युग यही है ना, और मुगल कला का भी स्वर्ण युग जहांगीर है, लेकिन यहाँ पे स्थापत्य कला की बात की गई है तो कौन है? शाहजहां। बाकी तो है ही नहीं, कंफ्यूज करने की बात ही नहीं है। राजस्थान व पहाड़ी चित्रकला को राजपूत चित्रकला, ये यूपी के टीजीटी वगैरह इसमें भी शायद आया था। आनंद कुमार स्वामी ने दोनों को कंबाइन रूप में राजपूत शैली के नाम से बताया था, बुक भी उनकी है, राजपूत पेंटिंग्स। डेक्कन चित्रकला 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये वैसे तो मेन चीज़ें दिल्ली में भी है, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सलारगंज म्यूज़ियम हैदराबाद होएगा। कुछ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में भी है, तो अब ज़्यादा कहाँ पे हैं यार, वो मेरे को नहीं पता। प्रिंस ऑफ वेल्स में भी हैं कुछ, एक दो, है ना, याद नहीं आ रहा कौन सा पेंटिंग का नाम था, पर अच्छी सी एक पेंटिंग्स वो उसमें भी है, तो इसमें भी देखते हैं क्या होता है। दक्कन शैली के चित्रों की सल्तनत, आदिल शाह, बीजापुर, निजाम शाह, अहमदनगर, कुतुब शाह, गोलकुंडा, यही तो पढ़ते हैं हम लोग डेक्कन पेंटिंग्स के नाम पे। चलो, डेक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियों एक सतह पर चित्रित की गई है जिनमें दूरी व पास का अभाव था? अभाव की बात कर रहे हैं। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बीजापुर होना चाहिए क्योंकि गोलकुंडा में वो, आपको याद है वो पोलो खेलती हुई, वो चोगन प्लेयर्स, शायद क्या बोलते हैं उसको, फिर भूल गई, है ना, तो उसमें वो दिखता है पर्सपेक्टिव, वो खेल रही हैं आगे और पीछे का पर्सपेक्टिव वो दिखता है। और गोलकुंडा अहमदनगर भी नहीं होगा, उसी से है, तो बीजापुर होना चाहिए कि उसमें अभाव है, वो शुरुआती भी था तो हो सकता है वो हो। मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र उपशैली शाहपुरा जो जगह है कहाँ के लिए फेमस है? फड़ चित्र के लिए। राधा को बनी ठनी चित्रण किशनगढ़ किस समय आरंभ हुआ? तो ये आपके नगरीदास के समय। क्षेत्रीय आधार पर राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण बताओ। मेवाड़, मारवाड़, हरौती, ढूंढार। 10 बार बोल दिए, कोई इसमें क्या समझे हम। मेवाड़ का प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? सबसे प्रारंभिक और सबसे, तो बुक्स में शुरुआत यही किया गया, इन सब में तो भाई गीत गोविंद है ना, और कोई तो है भी नहीं, ग्रंथ नाम लिखा हुआ भी नहीं है, तो इन सब में गीत गोविंद है। मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा किसके लिए? पिछवाइयों के लिए फेमस है। अरायनिश आला गीला में बनाए गए जो आला गीला टेक्निक है, भित्ति चित्र जो वास्तु का भाग ही बन गए हैं, राजस्थान में कहाँ चित्र होते हैं? जयपुर फ्रेस्को बोलते हैं, आप लोग सबको पता है, आला गीला वहाँ के लिए फेमस है। पंजाब हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो ये आपकी पहाड़ी शैली है। किशनगढ़ का कौन सा शासक नगरीदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो राजा सावंत सिंह
नगरीदास के। जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये है ढोला मारू। ढोला और मारू का चित्रण है और उनकी फेमस स्टोरी है। बूंदी महल की रंग शैली उसकी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सबसे धातु मतलब मेटल से हमको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नर्तकी मिली थी वो प्राचीन उदाहरण है। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो पता है आपको किस सम्राट द्वारा बनाया था? अशोक ने। कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखो, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती है, जिनमें कौन सी शैली महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध है? तो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कांगड़ा है। गुलेर सबसे पुरानी, बशोली को भी मानते हैं, तो है ना, सबका अलग अलग कहना है, लेकिन फेमस जो है वो कांगड़ा है। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद से साहित्य से प्रेरित थी। कौन से साहित्य से? लिटरेचर से प्रेरित थी। तो है ना, लिटरेचर की बात की गई है तो महाभारत होना चाहिए। ये चीज़ें तो है लेकिन महाभारत होना चाहिए। 1952 में WG आर्चर की बुक बताओ, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? हम सब जानते हैं उस समय बौद्ध धर्म से वही सब चित्रण है, जातक कथाओं का सब कुछ वही है। बरहूत स्तूप का अन्वेषण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इंडिया के अलेक्जेंडर कनिंघम। गांधार मूर्ति शिल्प के लिए कौन सा प्रस्तर काम में हुआ? तो वही काला सिलेटी पत्थर, ब्लैक स्लेट स्टोन। एलिफेंटा के मंदिर में कौन से भगवान की मूर्तियां मुख्य रूप से बनी हैं? तो भगवान शिव जी, महेश मूर्ति। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पे है? तो धारापुरी। मूर्ति पर असाधारण चमक, अलग सी चमक किस युग की विशेषता थी? तो मौर्य। ये युग ही ऐसा था, अशोक वाला युग, जो आपको उससे ही पता चलता है कि ये उस समय का चित्र वो है ना, तो अलग सी चमक आज भी है ना, गुफाओं में भी है। सुल्तानगंज बुर्ज की जो आदमगत ताम्र प्रतिमा बता दो। RPSC ने उसको कॉपर स्टैच्यू है ना, नेट में ब्रॉन्ज लिखा है शायद क्वेश्चंस में। किस समय की है? गुप्त काल की जो खड़ी हुई प्रतिमा है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के प्राय रूप से किस कलाकार? अभी बात की कृपाल सिंह शेखावत जी, ब्लू पॉटरी के लिए फेमस। मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग? लाल बलुआ पत्थर। मथुरा शैली की सारी मूर्तियाँ ऑलमोस्ट उसी में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदाय की दृष्टि से साधारण किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में जाना है? बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम, जो है ना, किसको जाना जाता है? गुप्त काल को गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है। गोवर्धन लाल जोशी बाबा, इनको हम बोलते हैं भीलों के चितेरे। कौन बोलते हैं? भीलों के चितेरे। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो काकरोली उदयपुर में हुआ है। भैंसों का चित्रकार अभी आ गए, अभी बताया था, परमानंद चोयल। चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था ब्लू पॉटरी के लिए, कब मिला था? 1974 में। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की थी, जिसको हम कहते हैं कृपाल कुंभ। इस नाम से इन्हें संस्था शुरू की थी। किस चित्रकार को अभी बताया भीलों का चित्रकार कहा जाता है? तो वो है हमारे गोवर्धन लाल जोशी बाबा, जिनने बाबा शैली का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो ये थे 150 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे हैं। मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। मैं सिर्फ ये चाह रही कि जो क्वेश्चंस हैं बाकी लोगों तक पहुँचें। बहुत लोगों को पेपर्स नहीं मिल पाए हैं कि उसकी क्वेश्चन और आंसर क्या हैं, तो वो आप सब तक पहुँचें चैनल के माध्यम से, इसलिए इसको सॉल्व करवाया है। बाकी आई डोंट नो कि पेपर में क्या मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या ये सब मेरे को जानकारी एग्ज़ाम की नहीं है। आप लोग वेट करें, RPSC आपको आपकी आंसर की देगा और उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पेपर 2 एक और है, वो और भी बढ़िया है, अच्छा टफ है और लेवल बहुत शानदार है उसका। ठीक है, तो वो भी एक बार देख के उसको थोड़ा सा मतलब उसका आंसर्स देख के, और देखना नहीं है आंसर, ठीक है, अच्छे हैं आंसर उसके, पता है हमको, लेकिन वो देख के और 1-2 दिन जो टाइम निकलेगा तो उसको फिर से वो भी 150 क्वेश्चन देंगे, तो बढ़िया 300 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।